हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। मेरा नाम है अभिषेक। तो ये वीडियो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे। इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी आ चुकी है। उसमें हमने कई सारी इंपॉर्टेंट जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कवर किया था। जिसमें क्योंकि हर एग्जाम में आप देखते हैं कि 2 या 3 सवाल ऐसे बन जाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ऐसे करके सवाल पूछ लेता है। ये पूछ लेगा कि इसका हेड कौन है ना। किसी भी तरह करके आज का सवाल पूछे जा रहे हैं, या ये कब फाउंड हुआ था, या 4 ऑर्गेनाइजेशन आपको एक साथ दे देगा, पूछ लेगा कि इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ, कालक्रम अनुसार लगाओ कि कौन पहले इस्टेब्लिश हुआ था, कौन बाद में हुआ था। तो इस तरह से करके किसी भी तरह से सवाल आ सकते हैं। तो अभी आगे आने वाला जो आपका एग्जाम है, चाहे वो आर ओ एडवोकेट जनरल का एग्जाम हो और चाहे अपर पीसीएस का एग्जाम हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप दोनों के लिए, जो भी स्टूडेंट आर ओ की तैयारी कर रहे हैं या अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों को ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी आ चुकी है, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप वो वाली वीडियो भी कवर कर लो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे। तो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी सवाल बनता है वो आपका नहीं छूटेगा अगर आप इनको देख लेंगे। तो जो टेस्ट सीरीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अपर पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ वाले हों, चाहे वो आर ओ एडवोकेट जनरल की टेस्ट सीरीज़ वाले स्टूडेंट्स हो, उनको इस कंटेंट की पीडीएफ दे दी गई है। सारी पीडीएफ उनको मिल रही है। कंटेंट की जितने भी कंटेंट वीडियो की दुनिया पर अपलोड हो रहा है, जो कि एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स एग्जाम वाला जो कंटेंट है वो सारा का सारा टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट्स को मिल रहा है। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको टेस्ट भी मिले और साथ साथ कंटेंट भी मिल जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आपके एग्जाम में आपको खुद ही आपको रिजल्ट महसूस होगा जब आप एग्जाम देके आएंगे कि ये कंटेंट से कितने ज़्यादा सवाल एग्जाम में आएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। और ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का। इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस टेलीग्राम चैनल पर पहुँचेंगे। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं। करंट अफेयर्स की न्यूज़ अपडेट्स वहाँ पे आते हैं, पोल्स वहाँ मिलते हैं, लोअर पीसीएस मेंस के लिए क्वेश्चंस वगैरह सब वहीं मिलते हैं। तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस जो भी यहाँ पे वीडियोस देखते हैं वो ये चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये फ्री है बिल्कुल ज्वाइन करना, इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसको। चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें सबसे पहला जो इस वीडियो में है, सबसे पहला है जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स। देखिए HIV के और एड्स के लिए यूनाइटेड नेशंस ने क्या प्रोग्राम चलाया। इसको UN एड्स भी कहा जाता है। 1994 में बनाई, 27 साल हो गए हैं, एक NGO की तरह काम कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। तो जिनेवा जो है बहुत ही फेमस शहर है, जहाँ पे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ मिलेगा आपको? जिनेवा में मिलेगा। इसके जो हेड हैं वो कौन है इस टाइम पे? विनी ब्यानमिया है, ब्यान यामा जो भी है, ये युगांडा के हैं। और जो UN इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। एक तो ये आपको कि ये पता होना चाहिए कि UN एड्स है। तो UN एड्स फॉर्मेशन कब हुआ? 1994 में। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ये पता होना चाहिए। और इसका जो डायरेक्टर है या हेड है वो कौन है, और वो कहाँ से बिलोंग करता है। आजकल सवाल ये भी पूछा जाने लगा है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये भी चीज़ सवाल एग्जाम में पूछी जाती है। हालांकि आप जितने ध्यान रख सकते हो उतनी अच्छी बात है। सारे मुश्किल है ध्यान रखना, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप ध्यान रखने की कोशिश कीजिए कि कौन पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है कि ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। तो जो UNHCR है, यानी कि जो रेफ्यूजीज़ के लिए हाई कमिश्नर है, उसका ऑफिस 1950 में बनाया गया था। ये यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम था। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड हैं वो इस टाइम पे कौन है? वो हैं इस टाइम पे फिलिपो ग्रैंडी। ये इटालियन है, एक इटली देश से बिलोंग करते हैं। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है? एक तो है जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस की, और यूनाइटेड नेशंस का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, यानी कि इकोसॉक है। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशंस का इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च। तो UNIDIR, ये 1980 में बना, 42 साल हो चुके हैं बने हुए। इसका हेडक्वार्टर भी आपको जिनेवा में मिलेगा। इसके जो डायरेक्टर हैं वो रॉबिन गीस हैं, ये जर्मन हैं। और UNGA और UN इकोसॉक जो है वो उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस का इंस्टीट्यूट है फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए UNITR बोलते हैं। 1963 में बना था, यानी कि 58 साल हो चुके हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका भी हेडक्वार्टर है। और जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस टाइम पे वो निखिल सेठ हैं, ये भारतीय हैं, इस टाइम पे इंडियन हैं। और UNGA इसकी पेरेंट बॉडी है, और UN इकोसॉक यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी पेरेंट बॉडी है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिस है फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, यानी कि परियोजना सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो कार्यालय है, ये 1973 में बना था। तो दिसंबर 1973 में बना और एक्टिव है। इसके जो हेड हैं वो, इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं ग्रेट फेरमो। ये नॉर्वे में इनका नॉर्वे के पर्सन है ये। और जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस सिस्टम जो है इसका, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है।
नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस का रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, यानी कि जो पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन में यानी कि फ़िलिस्तीन जो देश है, इजराइल पैलेस्टीन के इशू के वजह से जो वहाँ पे रेफ्यूजीज़ हुए, तो उनके लिए जो यूनाइटेड नेशंस का एक वर्क चलता है, तो ये 1949 में शुरू हुआ। जब अगर आपको ध्यान हो तो उस टाइम पे इजराइल पैलेस्टीन की वॉर हुई थी, तो उस टाइम से शुरू हुआ। एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिट है, और इसके जो हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे, वो हेडक्वार्टर कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे अम्मान जॉर्डन में और गाज़ा में, यानी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, यानी कि पैलेस्टीन के सपोर्टिव हैं एक तरह से आप ये कह सकते हो, और अम्मान जॉर्डन में भी मिलेगा आपको। ये डायरेक्ट रिलीफ देते हैं और काम करते हैं किसके लिए, जो फ़िलिस्तीन के यानी कि पैलेस्टीन देश के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए। लिवांट रीजन है वहाँ पे, उसको रीजन को लिवांट रीजन कहते हैं, तो उसको सर्व करता है ये। और इसकी जो सर्विसेज हैं वो क्या प्रोवाइड करता है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई लिखाई देनी है, हेल्थ केयर है, रिलीफ है, सोशल सर्विस देनी है। जैसे कि जो सोशल सर्विस का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन बूढ़े हो गए हैं, उनको हियरिंग एड्स, मान लेते हैं उनके कान से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए जो उनकी हेल्प करनी होती है उसको हम सोशल सर्विस कहते हैं। या इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है, कैंप बनाने हैं, कैंप इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो ये सारे काम ये करता है। ह्यूमैनिटेरियन एड देता है, यानी कि इंसानियत की जो एड होती है वो मिलती है। और इसके जो कमिश्नर जनरल हैं वो फिलिप लजरानी है, और जो डिप्टी कमिश्नर है वो लेनी स्टेनसेट है, और जो यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो इस काम को करवा रही है। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन का सिस्टम स्टाफ कॉलेज। तो ये जो है ये 2002 में बना, 20 साल हुए हैं इसको बने हुए। रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इटली में, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर जफ़र जवान। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, वो है UNGA और UN इकोसॉक, ये 2 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अब तक पूछा नहीं गया है तो ये पूछा जा सकता है ज़रूर कि जो यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है, कब बनी थी, ये सब पूछा जा सकता है। तो ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, 1972 में बनी है। UNGA इसका फाउंडर है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है जिसमें सारे देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वहाँ बैठते हैं, वो UNGA वो उसका फाउंडर है। यूनाइटेड नेशंस की एफिलिएशन है इसको। डेविड एम मेलोन इसके डायरेक्टर हैं। लोकेशन इसकी कहाँ पे है, जापान में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन खासकर इसकी पूछी जा सकती है कि इसकी लोकेशन कहाँ है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी की, टोक्यो जापान में जो है इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट आता है UN विमेन। तो UN विमेन स्टार्ट हुआ 2010 में, अभी कुछ ही साल 11 साल हुए हैं। UN की एंटिटी है, और न्यूयॉर्क सिटी जो है US में, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड हैं वो हैं सीमा सामी बाहुस, ये इसकी हेड हैं, और ये जॉर्डन से बिलोंग करती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 4 लैंग्वेज जो हैं इसकी वो ऑफिशियल हैं। नेक्स्ट आता है IAEA, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये 1957 में बनी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, एक्टिव है। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में मिलेगा आपको। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, राफेल मैट्रियानो ग्रोसी, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो देखिए जो माइग्रेशन की ऑर्गेनाइजेशन है ये 1951 में फॉर्म हुई, 70 साल हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 174 मेंबर स्टेट्स हैं। इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश 3 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इसकी ऑफिशियल हैं। और एंटोनियो विटोरिनो ये जो हैं इसके DG हैं, जो कि पोर्टुगल से बिलोंग करते हैं। इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं कि एंटोनियो गुटरेस भी पोर्टुगल के हैं, जो इस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। और ये एंटोनियो विटोरिनो हैं, ये भी पोर्टुगल के हैं, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन को हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है OPCW, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी कि केमिकल वेपन्स को, यानी कि जो एक रासायनिक हथियार हैं हमें उनका यूज़ नहीं करना है, तो उसके लिए जो संगठन बना है इसको 1997 में बनाया गया। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका द हेग, नीदरलैंड्स, यानी नीदरलैंड्स की जो राजधानी है हेग में, वहाँ मिलेगा। 193 मेंबर हैं इसके। जो भी सारे देश CWC के मेंबर थे, CWC का मतलब है केमिकल वेपन कन्वेंशन, तो जो केमिकल वेपन कन्वेंशन के जितने भी मेंबर थे वो ऑटोमेटिकली OPCW के मेंबर बन गए। ये इतना आपको ध्यान होना चाहिए। 4 यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स जो हैं वो इसके मेंबर नहीं हैं, जैसे कि इजिप्ट, इसराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान। तो ये 4 देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस के तो मेंबर हैं लेकिन OPCW के मेंबर नहीं हैं। कौन कौन से देश हैं, इजिप्ट, इसराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं, वही जो 6 लैंग्वेज यूनाइटेड नेशंस की हैं वही ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी। इंग्लिश, रशियन, अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच और स्पेनिश। डायरेक्टर है कौन, फर्नांडो एरियास, ये स्पेन के हैं। और ऑफिशियल ऑर्गन्स जो हैं वो है एक तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज़, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और टेक्निकल सेक्रेटेरिएट। तो ये इसकी आप कह सकते हैं ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऑर्गन्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आता है नेक्स्ट UNFCCC। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से। इन्वायरमेंट में जैसे कि अगर आप अपर PCS की तैयारी कर रहे हैं तो अपर PCS में UNFCCC के ऊपर सवाल आना बहुत ज़्यादा लाजमी है कि UNFCCC को चाहे वो हेडक्वार्टर ही पूछ ले, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछ ले, या UNFCCC
UNFCCC से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछ सकता है इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी सिलेबस में है आपके अपर पीसीएस वालों के। ये सिलेबस में बेसिकली लिखा नहीं है RO वालों के, एडवोकेट जनरल वालों के, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर्स पूछी जा सकती है, तो करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में ये आ सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटलिज्म के ऊपर है। ये 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसका शुरुआत हुई। साइन हुआ 1992 में, लोकेशन है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील और न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। इफेक्टिव आया ये 1994 में, इसको इफेक्टिव में आया, ये इन इफेक्ट आया। उसके बाद कंडीशन ये थी कि अगर 50 कंट्रीज़ इसको रेटिफाई कर देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, लेकिन इसको अब तक 165 लोगों ने कर चुका है, यानी 165 देश कर चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पार्टीज़ 197 हैं। सेक्रेटरी जनरल जो है यूनाइटेड नेशंस के वो डिपॉजिटरी हैं, यानी कि वो ही जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जैसे इस टाइम पे एंटोनियो गुटरेस हैं, तो वो जो हैं वो इसके डिपॉजिटरी हैं। लैंग्वेज वही 6 लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, और उसके बाद आता है रशियन और स्पेनिश। तो ये 6 लैंग्वेजेस जो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उन्हीं पे इसमें काम होता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। ये एक इंटरनेशनल ट्रेड इंफॉर्मेशन सेंटर है, 1964 में बना था, एक्टिव है। ये इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो मेथड्स हैं वो हैं एजुकेशन के थ्रू, पब्लिकेशन के थ्रू, वो सब काम ये करता है। फील्ड है इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय विकास करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास करना, ये इसके काम है। पेमिला कोक हैमिल्टन, ये जमाइका से हैं और तभी से जुलाई 2020 से ये इसकी डायरेक्टर हैं। और WTO जो है और यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पेरेंट ऑर्गन्स हैं आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जो है वो अफ्रीका को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, 1964 में ट्रीटी से बना है। इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको अबिजान, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट या कोट डी आइवोर जो देश है, आइवरी कोस्ट आपको मिलेगा गल्फ ऑफ गिनी के पास मिलेगा आपको, जो अपनी सीमा लगाता है, बाउंड्री लगाता है ओशन से। कौन से ओशन से? साउथ अटलांटिक ओशन से, या गल्फ ऑफ गिनी है वहाँ पे। तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे आइवरी कोस्ट एक पतला सा देश मिलेगा आपको। 81 कंट्रीज़ हैं और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं एकिनवुमी एडिसिना, ये नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। और मेन ऑर्गन तो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, ये चाहे आप ध्यान भी ना रखें। नेक्स्ट आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनियन, जो अफ्रीका के सभी देशों को गवर्न करती है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। इसके जो पॉलिटिकल सेंटर हैं वो है एडिस अबाबा, जो कि इथियोपिया की राजधानी है। उसके बाद जोहानिसबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में है। लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन यानी कि लार्जेस्ट अर्बन क्षेत्र, शहरी क्षेत्र जो पूरे अफ्रीकन यूनियन में है वो है लागोस, जो कि अपने आप में नाइजीरिया की राजधानी है, या नाइजीरिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। इन लैंग्वेजेस में इसमें काम होता है, अरेबिक में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, पोर्चुगीज़ में, स्पेनिश में और सोहाइली में। सोहाइली जो है वो अफ्रीकन एक भाषा है, अफ्रीकन डायलेक्ट है, तो इस सोहाली जो है अफ्रीका में यूज़ की जाती है लैंग्वेज। तो जो भी यहाँ पर्सन होते हैं उनको सबको अफ्रीकन कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल यूनियन है, पूरे कॉन्टिनेंट को मिला के एक यूनियन बना है, 55 देश इसके मेंबर हैं। इसके जो चेयरपर्सन है वो है मैकी सेल, कमीशन चेयरपर्सन है मौसुआ फाकी, और पार्लियामेंट्री जो प्रेसिडेंट हैं वो है रॉजर नोडो डांग। तो लेजिस्लेचर पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट, पूरे अफ्रीका की पार्लियामेंट है। 1963 में चार्टर आया था, अबूजा में ट्रीटी हुई 1991 में, फिर सेरते डिक्लेरेशन आया इसमें 99 में। बस इतना ध्यान रखिएगा, शुरू में चार्टर जो आया वो 1963 में आया। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि अफ्रीकन यूनियन फाउंड कब हुआ, वो हुआ 2002 में, ये इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन यूनियन 2002 में फाउंड हुआ। साउथ सूडान 2011 में ही देश बना है, सबसे नया देश बना दुनिया का, तो 2011 में साउथ सूडान को एंटर किया गया। मोरक्को देश तो पुराना है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन में 2017 में इसको इंक्लूड किया गया। उसके बाद 2021 में अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल अपने आप में एक NGO है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। भारत सरकार ने भी कुछ टाइम पहले इसका जो लाइसेंस था उसको रिन्यू नहीं करा था, इसको हटा दिया था। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 1961 में बनाई गई थी, 60 साल पहले यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई थी। फाउंडर थे इसके पीटर बेनेंसन और एरिक बेकर। नॉन प्रॉफिट है, इंटरनेशनल NGO है। हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको लंदन में, UK में, यानी कि UK की जो राजधानी है लंदन, वहाँ पे। और सर्विस क्या करती है ये? प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार को बचाने के लिए ये कार्य करती है। फील्ड है इसके मीडिया अटेंशन की, मीडिया पे मतलब मीडिया का अटेंशन लेना, डायरेक्ट अपील कैंपेन की, सरकार से डायरेक्ट अपील करना, अलग अलग देशों में रिसर्च करना, लॉबी करना, वो सब इसका काम है। 10 मिलियन मेंबर से भी ज़्यादा हैं, यानी कि 10 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़। 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसके मेंबर्स हैं। और इस टाइम पे इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एग्नेस कैलामार्ड, ये फ्रेंच हैं। नेक्स्ट आती है आर्कटिक काउंसिल। तो आर्कटिक काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आर्कटिक में आजकल सभी देशों का बहुत ज़्यादा जोर है, बहुत ज़्यादा देश जो हैं, भारत भी उसमें इंक्लूड है, और वो आर्कटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कि आर्कटिक से हमें फ़ायदा मिल जाए। हालांकि इंडिया आर्कटिक से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम आर्कटिक के
पास जा रहे हैं और आर्कटिक पे अपनी जो है नज़र बनाए रखे हैं। तो आर्कटिक जो काउंसिल बनी थी वो बनी थी 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन से। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि ओटावा डिक्लेरेशन से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो आर्कटिक काउंसिल बनी थी। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अलग अलग देश इसके मेंबर हैं। ये प्रमोट करता है किसको, कोऑपरेशन को, कोऑर्डिनेशन को और इंटरेक्शन को उनके बीच में जो आर्कटिक स्टेट्स हैं, यानी कि जो देश आर्कटिक से सीमा लगाते हैं, आर्कटिक ओशन से, आर्कटिक का जो एरिया है उससे जो सीमा लगाते हैं वो इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको उसको नॉर्वे में सिंस 2012 के बाद से इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो ट्रोम्सो नॉर्वे में इसके हेडक्वार्टर हैं। और जो इसके मेंबर्स हैं वो कौन कौन हैं, वो हैं कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूएस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई और मेंबर नहीं है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, चाइना भी इसका मेंबर नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है या नहीं है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। सेक्रेटेरिएट जो है इसका वो मेन ऑर्गन है। नेक्स्ट आता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो मिलेगा क्वींसटाउन सिंगापुर में। इकोनॉमिक मीटिंग है, 21 इकोनॉमीज़ जो हैं, 21 देश जो हैं वो इसके मेंबर हैं। इस टाइम पे प्रयुत चान-ओ-चा यानी कि जो थाईलैंड के मिनिस्टर हैं वो इसके मेंबर हैं। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हैं रेबेका फातिमा सेंटामेरिया, और 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लास्ट आता है इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस वीडियो का जो लास्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हम देख रहे हैं या जिसकी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो वो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1966 में बना, 55 साल हो गए हैं। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। भारत को भी एशियन डेवलपमेंट बैंक से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, जिससे भारत अपने देश में, यानी कि हम हमारे देश में कई सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ट्रीटी से बनाया गया था, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि समाज के लिए और आर्थिक विकास के लिए काम करता है। फिलीपींस में इसकी हेडक्वार्टर है। मंडलयुलोंग जो फिलीपींस है, फिलीपींस में एक जगह है वहाँ पर, मनीला के पास, जो फिलीपींस की राजधानी है उसके पास ये जगह है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। 68 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। और जापानीज़ पर्सन है इस टाइम पे मासात्सुगु असाकावा। तो ये जो पर्सन है ये जापानीज़ हैं, ये इसके प्रेसिडेंट हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा ये मैनेज की जाती है। तो दैट्स ऑल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो इसको आप पढ़ लीजिए। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो टेस्ट सीरीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये पीडीएफ शेयर की जा रही है, वो आराम से इनको पढ़ते रहें। बाकी जो लोग वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप इनको 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक भी सवाल आता है इनमें से, तो वो सवाल आपका छूट जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ देखते रहिएगा। जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारे अपडेट्स वहीं मिलते हैं, तो इसको प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखा करिए जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।